जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई थी, उसका जो है कि पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को 4 शिफ्टों में। ठीक है, पेपर जो है कि लीक भी हो गया और पेपर जो है कि रद्द भी हो गया। ठीक है, तो देखिए, पेपर लीक हो गया या रद्द हो गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों के लिए और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए और उन परिवारों के लिए जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, पेपर आउट हो गया या लीक हो गया, रद्द हो गया, तो गलती क्वेश्चन में नहीं थी, गलती सवाल में नहीं थी, गलती उन लोगों में थी जिन्होंने आउट किया। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें 4 सेक्शन होता है, जानते ही आप। हिंदी होता है, फिर उसके बाद मैथ होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पहले मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं चारों शिफ्ट में 20-20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए हुए हैं, तो 20 के 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एग्जाम तो होने वाला है 6 महीने के अंदर, तो एग्जाम भैया होगा तो क्वेश्चन तो आएगा ही। उसके लेवल को समझेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है कि मॉडरेट आ रहा है कि आपका हार्ड आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये रियल पेपर है 17 तारीख का जो शाम वाला शिफ्ट है। ठीक है, मैंने इस जो है कि एग्जाम को दिया था। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो एग्जाम देता है, जो एग्जाम हॉल में बैठा होता है, वो उस चीज़ को काफ़ी एक्सपीरियंस कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। ठीक है, ठीक है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको आप हल करेंगे, उस क्वेश्चन को जब उस माहौल में बैठ कर हल करेंगे, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहले हिंदी है, उसके बाद आपका मैथ वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये रीजनिंग हो जाती है। रीजनिंग का सेक्शन जो है कि काफ़ी क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है कि आपका ये जीके वाला पोर्शन हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम मैथ वाला चीज़ वाला देखेंगे। ठीक है, मैं देखिए, मैं इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है मैथ का। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन को मैं जो लैंग्वेज जो डायरेक्ट हल करने वाला होगा उसको तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा, पढ़ कर समझना होगा, पेपर में पढ़ूंगा, उसके बाद उसको उसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। ठीक, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। देखिए, पहला इसमें नहीं था, बल्कि इसमें 39 क्वेश्चन था। ठीक है, 39 नंबर पर था मैथ। ठीक है, तो समझिए कि 0.3 गुणे 0.04 गुणे 0.003 गुणे 0.400। ठीक है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब देखिए, मल्टीप्लाई जब करना था इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब में 144 144 144 144 है। ठीक है, अब हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमको देखना है कि दशमलव के बाद का अंक 3 अंक, दशमलव के बाद का अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो टोटल कितना अंक हो गया। तो टोटल आपका कितना अंक हो गया, तो 3 2 5 1 6, 6 अंक हो गया दशमलव। और दो, ये दो ठो जो एक्स्ट्रा है, जो दशमलव, ये जब जीरो होता है तो उसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि अगर 6 अंक है तो उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 4 अंक बचेगा। ठीक है, तो जो संख्या होगी वो 4 अंक दशमलव में होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो गड़बड़ कर दिए थे। उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका एचसीएफ 15 और एलसीएम 138 है, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, अब देखिए लैंग्वेज बेस्ड था, ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, बहुत सारे इसको लड़के हल कर रहे थे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि दुनिया की कोई भी जोड़ी हो, मतलब कि देखिए, दो संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एचसीएफ हुआ है ना, हमेशा एलसीएम हुआ को काटती है। एचसीएफ हुआ क्या करती है, एलसीएम हुआ को काटती है। तो यहाँ पे एचसीएफ 15 है, यहाँ पर एलसीएम 138 है। 15 में क्या है, 15 में आपका क्या है, 5 गुणे 3 है, यानी ये जो संख्या है वो 5 से भी कटेगी और साथ 3 से भी कटेगी। तो 8 3 11 12, 3 से तो कट रही है, लेकिन 5 से नहीं कट रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जो भी जोड़ी बनेगी या जोड़ी नहीं बने, जोड़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि एचसीएफ जो है ना एलसीएम को काटेगा, लेकिन यहाँ तो काट ही नहीं रहा है। तो सीधी सी बात है कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आया था कि यदि रुपया 851 को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया तो पहला भाग क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, सिंपल से देखिए, 851 रुपया है। ठीक है, अब इसको 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशियो में इसको क्या किया गया है,
विभाजित किया जाए, ठीक है। तो पहला भाग क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब बट्टा में रहता है ना, तो बट्टा वाला में जो हर वाला रहता है उसका ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम अगर लेंगे 2, 3 और 4 का, तो कितना आ जाता है मेरे भैया, तो 12 आ जाता है। अब 12 क्या करेंगे, अब 1/2 गुणे 12 कर देंगे, 3/2 गुणे 12 कर देंगे, या 3/4 गुणे 12 कर देंगे। अब जो कटाएंगे पिटाएंगे तो 6:8:9 होगा, ठीक है। अब यही ससुरा एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया होता कि 3 लोगों को पैसा बांटना है भैया, 6:8:9 में, तो बताइए कि पहला कितना पाएगा, दूसरा कितना पाएगा, तीसरा कितना पाएगा, तो इजी हो जाता। लेकिन ये बट्टा में दे दिया है, तो जब बट्टा में दे दिया होता है तो हर का क्या कर लेते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, निकाल के तब उसके बाद हम करते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली ये इसको 6 रुपया मान लेते हैं, 6 रुपया मिला है, इसको 8 रुपया मिला है, इसको 9 रुपया मिला है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 23 रुपया आएगा। लेकिन 23 रुपया नहीं दिया इसमें, इसमें तो दिया है आपके सवाल में कितना दिया है, 851 है, यानी टोटल 851 है। तो 851 को जो बांटेंगे, तो इसमें पूछा कि पहले को कितना मिलेगा, तो 851 टोटल ऊपर हो जाएगा और नीचे जो जोड़े हैं हम इसको लिख देंगे अगुणे 6। पहले का पूछेगा तो 6 लिख देंगे, दूसरे को तो 8 लिख देंगे यहाँ, और तीसरे को पूछेगा तो यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक है। और सिंपली हम इसको हल कर देंगे, तो यहाँ पर 23 से कटा देंगे, 27 बार में कट जाएगा, और 37 बार कट जाएगा, और 37 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपका 222 जो है कि इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ था कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, तो गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई गांव में हैजा से 10% लोग मर गए, और जितने बचे उसमें से 25% लोग गांव छोड़ के भाग गए, ठीक है, डेरा गए। और उसके बाद जो बचे उस गाँव में वो 2025 लोग बचे। तो गांव में पहले कितनी जनसंख्या थी, कुल कितनी जनसंख्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना ये है कि 2025 जो है कि बचे हैं, तो भैया जब भी रहे होंगे तो उससे ज़्यादा ही रहे होंगे। तो पहली बात कि ये देखिए, ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता और ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पहले तो इसी तरह जो है कि इसको खत्म कर देंगे, तो हमारा ए सही होगा और बी सही होगा। अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो तुक्का लगा सकता है, यहाँ पर ए या तो बी सही होगा। देखिए फिर से समझिए आप लोग कि जनसंख्या घटकर 2025 हो जाती है, लेकिन जनसंख्या पहले रही होगी ज़्यादा तभी तो घटकर कम हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1500 और 2000 तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन लगाना कैसे, आइए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं पहले जो इसकी जनसंख्या थी, पहले इसकी जनसंख्या एक्स थी, ठीक है। हैजा से 10% लोग मरे, गांव छोड़कर कितने लोग परा गए, 25% लोग परा गए, ठीक है। तो एक्स गुणे, देखिए 10% मर गए तो कितने बचे, 90%, तो एक्स का 90% निकाल दिया हमने। फिर शेष का मतलब ये जो बचा हुआ है शेष, इसका 25% गांव छोड़कर परा गए यानी भाग गए, ठीक है, लिव लिव मतलब क्विट कर दिए, तो बचे कितने, 75%। तो ये शेष का 75% निकाल देंगे, तो 90/100, 75/100 बराबर 2025, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप जिसको जैसे कटाने का मन हो वैसे कटा सकता है। मैंने डायरेक्ट x बराबर तिरछा तिरछी गुणा करके हमने लिख दिया है, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3000 आएगा। यानी कि पहले जो शहर की जनसंख्या थी कितनी थी, 3000 थी, कितनी थी, 3000 थी, ठीक है। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि ये जो संख्या दी हुई थी इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना था, ठीक है। तो जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इकाई का ही अंक गुणा किया जाता है। जैसे 4 में 9 का गुणा कीजिए, 4 9 36, 6 में 8 का, 6 8 48, 8 8 दूना 16, 16 का मतलब 6, तो ये आंसर 6 हो जाएगा। इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, देखिए 2 8 16, 6 9 54, 4 चौके 16, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया था कि 4/12 गुणे 3/2 अब आगे 4/8 माइनस 12 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, 4/12 हो गया, 3/2 हो गया। जब ये गुणा रहता है तो ये भाग में बदल जाता है, और ये 12 में से 4 गया 8, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे पीटेंगे, काटने पीटने के बाद ये पूरा कट जाता है। तो कुछ लड़का लोग क्या करेगा कि कट जाएगा तो उसको, एग्जाम का तो प्रेशर होता है, दिमाग उतना मतलब हर जगह काम करता तो है दिमाग, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि हम हड़बड़ी में होते हैं, तो -8 दिखता है, लब से हम -8 लगा देते हैं। अब भैया -8 दिया भी था, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, आपका देख सकते हैं -8 यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ था, और डायरेक्ट आप -8 लगा के आ जाते हैं, जबकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल कटेगा तो ये 1 होगा, 1 - 8 बराबर -7 जो है कि आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आया हुआ था
कि दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य को करते हुए एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए भैया, कहने का मतलब है कि दीप्तेश भैया तुषार भैया 9 दिन और 12 दिन में कोनो काम को फरियाते हैं, ठीक है। अब कहता है कि दोनों मिल के नहीं करते हैं, बारी बारी से, माने कि एक दिन दीप्तेश भैया करते हैं और दूसरे दिन तुषार भैया करते हैं, ठीक है। करने के बाद ये कमवा जो कितना दिन में फरिया जाएगा या निपट जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दीप्तेश हो गए, ये तुषार हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 और 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम लेने के बाद 9 का भाग इसमें देंगे तो 9 चौके 36, अब 12 तीन 36 हो गया। यानी कहने का मतलब एलसीएम जो होता है हम इसलिए लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि दीप्तेश और तुषार भैया 36 कुर्सी बनाते हैं, 36 कुर्सी बनाते हैं। तो 9, ये जो है कि 9 दिन में 36 कुर्सी बनाते हैं तो उनकी क्षमता क्या होगी, एक दिन की जो इफिशियंसी होगी 4 कुर्सी होगी और इनकी 3 कुर्सी की होगी, ठीक है। तो एक दिन आए तो 4 कुर्सी बनाए, ठीक है। ये जो एक अगले दिन यानी अगले दिन जब आए तो ये 3 कुर्सी बनाए, तो टोटल 2 दिन में कितनी कुर्सी बन गई, तो 7 कुर्सी बन गई, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो 35 कुर्सी 36 कुर्सी है, तो 36 कुर्सी अगर देखिए 2 दिन 7 कार्य, मतलब 2 दिन 7 कुर्सी, फिर 2 दिन 7 कुर्सी, ऐसे ऐसे हम जब जाएंगे तो 7 का जो पेयर बनेगा वो 5 बार बनेगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि 7 में 5 का गुणा करेंगे तो जो है कि क्या बनेगा, 35 आ जाएगा। तो इधर भी 2 का जब पेयर 5 बार बनेगा तो टोटल 10 दिन हो जाएगा। तो 35 कुर्सी तो हमारा फरिया जाएगा, ठीक है। कितने दिन में, 10 दिन में फरिया जाएगा। अब बचेगा आपका एक कुर्सी, तो एक कुर्सी को कौन करेंगे, देखिए काम समाप्त करते हैं तुषार, लेकिन शुरुआत किससे होती है, दीप्तेश जी से होती है। तो जब दीप्तेश जी से शुरुआत होती है तो दीप्तेश जी क्या करेंगे कि एक काम को अपनी इफिशियंसी से करेंगे, यानी 4 की इफिशियंसी है तो 1/4 दिन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा है कि टोटल काम कितना दिन में होगा, तो 10 + 1/4 या 10 सही 1/4 या 10 चौके 40 एक 41/4 दिन में काम जो है कि इनका फरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपया अधिक प्राप्त हुए, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका रेट R% था और बाद में R+2 हो गया, क्योंकि 2% अधिक बोला था। तो अब समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो 3 गुणे R करेंगे तो हमेशा ही निकल जाता है, यानी 3R%। इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3R हो जाएगा, 3R+6 हो जाएगा। और इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो 6% के बराबर हो गया, और यही 6% 420 के बराबर है, तो 1% 70 रुपये के बराबर हो जाएगा, तो 100% 7,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि यदि वंदन 20 किमी प्रति घंटा की गति से, ठीक है, दौड़ता है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ठीक ठाक है लेकिन बस समझने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, समय हमको ज्ञात करना है। समय बराबर होता है दूरी बटा 4, चलवा दिया है 20 किमी प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे 5/18 गुणा करके। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो दूरी हो गया 500 और ये हो गया 4। तो जब इसको कटा पिटा के देंगे तो यहाँ पर आएगा यही 18/90 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो उसमें ज्ञात करना है कि कितने मिनट में, ठीक है, मिनट में। तो मिनट में बदलने के लिए, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दे देंगे और कटा पिटा देंगे तो 1.5 मिनट जो है कि आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ था क्या कि अनुक्रम 14 10 6 2 डॉट 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 14वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसका पहला पद ये है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। तो जब इस तरह का जब दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, पहला पद ए मान लेंगे, ठीक है। और डी निकालने के लिए, यानी डी मतलब होता अंतर, तब दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो 10 में से 14 घटा देंगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। ये जो दिया होता है ये n का मान होता है कि यानी 14 पद तक, 14 पद है, 14 नहीं है, 14वां पद, 15वां पद, 16वां पद, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से आप डायरेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो a + n - 1 × d होता है, ठीक है।
तो n बराबर यानी कि 14वां पद हमको ज्ञात करना है। a की जगह 14 रख दिए और n का मान हमें 14 दिया हुआ है तो 14 रख दिए, -1 गुणे -4। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे तो 14 होगा, 14 से 13 और 13 चौके 52, -52। जब 52 में से 14 घटाएंगे तो 38 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का आया था, जिसको एग्जाम में मुझे लगता है कि छोड़ने से ही भलाई थी। ठीक है, छोड़ देने से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ठीक ही रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ यहीं पर है, देखिए देखने में तो छोटा है लेकिन काफ़ी टाइम टेकन है। त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई से 3 गुना है यदि खेत की जुताई लागत ₹24.68 प्रति 10,000 स्क्वायर मीटर के 100 मीटर स्क्वायर के अनुसार, मतलब 333.18 रुपया हो, तो इसका आधार का ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सिंपली समझिए यहाँ पर यहाँ आप समझिए कि एक देखिए एक त्रिभुज था। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। देखिए त्रिभुज किसी तरह बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऊंचाई और आधार होना चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुज हो गया, उसकी जो जो आधारवा है ना ऊंचाई से 3 गुना है, तो मान लिया कि ये x है, ये 3x है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर जब हम किसी खेत का क्या करते हैं जुताई करते हैं तो 24.68 रुपया हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा, तो 24.68/100 हो जाएगा। ठीक है, अब खेत का क्षेत्रफल, तो आधार और जब ऊंचाई दिया होता है तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये हो गया टोटल क्षेत्रफल हो गया। तो अब लागत निकालेंगे, टोटल लागत इतना मीटर स्क्वायर हो गया, 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये टोटल लागत हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा टोटल लागत इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तिरछा तिरछी गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आएगा, इसको कटाने पिटाने के बाद ये आपका आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 100 गुणे 9, एक्स स्क्वायर बराबर 100 गुणे 9, तो एक्स बराबर, तो देखिए 100 का वर्गमूल 10 और 9 का 3, तो 10 यही 30 हो गया, ये क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो x क्या आ गया आपका ऊंचाई आ गई, लेकिन हमसे बेस पूछा यानी आधार पूछा, तो आधार क्या है 3 गुना है, तो हो गया तितली के 9 यानी कि 90 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको क्वेश्चन पेपर में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, PQR प्रत्येक, ठीक है प्रत्येक क्या है, 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5,000 रुपये निकाले। अब देखिए यहाँ पर पाई दे दिया है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। Q ने रुपया 4,000 निकाले और R ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल 34,950 रुपया दर्ज किया गया, तो पी का शीशा क्या कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ का 5 महीने के बाद पी ने 5,000 रुपये निकाले। ठीक है, अब निकाल दी, अब खरी पाई दे दिया, अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये कितने महीने तक, ये 4,000 निकाला कितने महीने बाद। लेकिन जब इंग्लिश में आते हैं PQ और स्टार्टेड बिजनेस इज इन्वेस्टिंग ऑफ, तो वही 20,000 आफ्टर द 5 मंथ। अब देखिए यहाँ कामा दे दिया है, लेकिन ससुरा यहाँ खड़ी पाई दिया है, और हिंदी में कामा खड़ी पाई में बहुत अंतर होता है। ये होता है आपका अर्ध विराम, ये होता है पूर्ण विराम होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि इंग्लिश इसमें मान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये P भैया हो गए, Q हो गई, R हो गए। ठीक है, अब देखिए P क्या करते हैं कि 5 महीने बाद निकाल देते हैं पैसा, तो 20,000, देखिए 20,000 सभी लोग लगाते हैं, सभी लोग 20,000 से अपना क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 20,000 तो 5 महीना तक लगेगा ही, उसके बाद जो शेष बचेगा 15,000 वो 7 महीने तक लगेगा। ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो साल भर के लिए, कितने समय के लिए, साल भर के लिए। ठीक है, तो ये 5 महीना 20,000 और जो शेष बचेगा वो जो है कि कितने महीने तक, 7 महीने तक। फिर क्यों क्या करते हैं कि ये 5 महीने बाद क्या करते हैं, 4,000 रुपया निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो 20,000 रुपया है वो 5,000 तक, 5 महीने तक तो चलेगा ही, उसके बाद जो बचेगा 16,000 वो 7 महीने तक चलेगा। ठीक है, लेकिन आर जो है ना वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित बात करते हैं, ये निकालने की जगह क्या करते हैं, वो जमा कर देते हैं, निवेश कर देते हैं। यानी कि 20,000 तो 20,000 5 महीने तक तो चलेगा ही, लेकिन जो 20 में जब हम 6 जोड़ देंगे, 6,000 जोड़ देंगे तो 26,000 हो जाएगा, तो 26,000 क्या हो जाएगा आपका, 7 महीने तक चलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, इनके निवेश का अनुपात हो गया। ठीक है,
अब हर जगह देखिए तीन तीन जीरो है, ठीक है। इसको काट देंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो काट दिए हम। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको काटा नहीं हूँ, ठीक है। ये काटा नहीं गया है, ध्यान रखिए, क्योंकि इस तरह जो कि कटेगा नहीं। आप एग्जाम में बहुत जल्दीबाजी में कर देंगे, इसीलिए मैंने काट को दिखाया है कि आप जब इसको देखते हैं तो काट देते हैं खच खच, तो काटना है नहीं है खच खच, ठीक है। तो ये 20×5 = 100, 15×7 = 105, 20×5 = 100, 16×7 = 112, 20×5 = 100 और 26 में 7 का गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये आ गया आपका क्या, ये इसका क्या लाभ का अनुपात है, क्या है, लाभ का अनुपात है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 599। टोटल जो लाभ आया है 599, लेकिन क्वेश्चन में कहा नहीं, 34,950 आया है, ठीक है। तो पी का हिस्सा निकालना है, तो पी का हिस्सा निकालने के लिए टोटल जो हमारा ये आया हुआ है नीचे कर देंगे। पी का पूछेगा तो 205, क्यू का पूछेगा तो 212 और आर का पूछेगा तो 282 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब कटा पिटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाता है 10,250। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आप समझिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है किससे है, आपका एवरेज से है, यानी कि औसत से, ठीक है। 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 51 है तो अंतिम 6 का औसत 59 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसको मैं दो तरीके से लगाया हूँ, ठीक है। जो तरीका आपको समझ में आए उसी तरीका को क्या कीजिएगा, आप लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डाटा है, 11 परिणाम है, ठीक है। उनका औसत क्या है 50, तो योग क्या हो जाएगा 11×50, क्योंकि औसत में जब संख्याओं का गुणा करते हैं तो योग आता है, ठीक है। पहले 6 का 51 है और अंतिम 6 का कितना है 59 है, तो पहले 6 का योग कितना होगा 6×51 यानी 360, और ये जो हो जाएगा आपका क्या अंतिम 6 का 6×59 यानी कि 354 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, जो बड़ा रहेगा उसमें से इसको घटा देंगे तो वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया कि 11 परिणामों का औसत कितना है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत कितना है 50 है, ठीक है। औसत का मतलब ये होता है कि सबका मान एक हो, यानी इसका 50, इसका 50, इसका 50, सबका 50-50 हो। लेकिन यहाँ तो हो गया है कांड। कांड क्या हुआ है कि प्रथम 6 का 51 और अंतिम 6 का 59 हो गया। रहना तो चाहिए कितना भैया 50 रहना चाहिए, लेकिन 51 हो गया, तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, कितने पर 6 पर, तो टोटल 6 ज्यादा हो गया। यहाँ कितना हो गया 6 ज्यादा हो गया। यहाँ रहना चाहिए 50, लेकिन कितना हो गया 59, तो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, कितने पर 6 पर, तो कितना हो गया 9 6 54, यानी 6 यहाँ ज्यादा 54 यहाँ ज्यादा, तो टोटल कितना हो गया 60 ज्यादा हो गया, ठीक है। पहली बात तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि जो छठवीं संख्या है खुद 50 से ज्यादा है, यानी 50 से ज्यादा होगी, तो 50 तो है, आप प्लस इसमें 60 और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था जो रीजनिंग में झटक दिया था। झटक देना का मतलब होता है कि रीजनिंग में दे दिया था, ठीक है। तो रीजनिंग में मैथ को दे दिया था, ठीक है। अब देखिए किस तरह का जो क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर समझिएगा कि एक आदमी 5 बेटों 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपया बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटों को प्रत्येक भतीजों से 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी का कितना हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमने लगाया सवाल को, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है कि ये आदमी हो गया, कर बेटवा हो गया, बेटी हो गई और भतीजा हो गया, बेटवा बिटिया भतीजी, ठीक है। अब यहाँ एक चीज हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक मिलता है, तो गुना अधिक मिलता है यानी कि इससे पहले अगर इसको 1 रुपया मिल रहा हो, इसको 1 रुपया मिल रहा हो, तो अगले को कितना होगा 4 गुना अधिक, यानी कि 5 मिलना चाहिए। अगर इंग्लिश में भी देखेंगे यहाँ पर तो दिया है कि इफ ईच डॉटर रिसीव फॉर 4 times मच एज ईच नेफ्यू, मतलब एज मच एज मतलब कि अधिक हो, तो यहाँ 5 होना चाहिए, लेकिन उत्तर वैसे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार लगाइएगा, समझिएगा कि आप किस तरीके से इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको ये कह देना चाहिए कि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है पैसा, तो सही है।
अगर इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 4 रुपया मिलेगा, अगर इसको 1 रुपया मिलेगा तो इसको 5 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन बेटवा 5, बिटिया 4 और भतीजा 2 है, तो 5 गुणे 5 25, 4 गुणे 4 16, 2 गुणे 1 यानी कि 2 हो जाएगा। ध्यान रखिए, यानी 5 5 नहीं लिखे हैं, 4 4 नहीं लिखे हैं, ये गुना वाला है, ठीक है। तो ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, 2 हो गया, टोटल जब जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना आ रहा है, 43 आ रहा है। यानी 43 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,900 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू 300 हो जाएगा। हमको निकालना है एक बेटी की, ठीक है, एक बेटी का। तो एक बेटी कितनी है, ये है, इसको मिल रहा है 4 यूनिट मिल रहा है, यानी 4 मिल रहा है। तो 4 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 300 गुणे 4 बराबर 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, देखिए रीजनिंग में, कि एक मित्र समूह 8 सदस्य जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन की शुभकामनाएं देते हैं, वाह वाह, इस समूह द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि भैया कि 8 दोस्त हैं, अब प्रत्येक दोस्त एक एक गिफ्ट सबको दे रहे हैं, तो कुल कितना गिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए आप, कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, 8 सदस्य हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, हर कोई 7 गिफ्ट देगा भैया, जिसे मैं हूं, ये मैं हो गया, ठीक है। तो ये वाला गिफ्ट अपने को तो देगा नहीं, खुद कोई अपने को थोड़ी गिफ्ट देता है, तो यानी कि ये 7 गिफ्ट देगा, वैसे ही दूसरे का भी 7 गिफ्ट देगा, तो वैसे ही टोटल अगर देखेंगे तो 56 गिफ्ट हो जाएगा, यानी 7 गुणे 8 बराबर 56 गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब ये रीजनिंग में ही आया था मैथ का, 360 भागे 12 अब प्लस 4 गुणे 3, तो 12 का सिंपल इसमें भाग देंगे तो 12 3 36 यानी 30 हो जाएगा, 4 गुणे 3 4 3 12, ये मत कर दीजिएगा कि इसमें 4 3 12 बराबर 24 और 24 में इसका भाग दे दीजिएगा, ऐसे नहीं होता, पहले भागा होता है उसके बाद गुणा होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर 42 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, आपको मैं दिखा देना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर आया हुआ था कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ ईच क्लोथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द ग्रेन परसेंट, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं दिया है, यहाँ हमको एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर ऐसा देता तो और क्लियर हो जाता क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा है, तो उस हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। तो 33 रुपया हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हो रहा है, 11 रुपया। तो 33 रुपया लाभ हो रहा है, नहीं सॉरी, 33 रुपया क्या हो गया, 33 रुपया में बेचा है और 11 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यानी वस्तु कितनी की होगी, 22 रुपये की होगी। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ 11 और क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 22, तो 11 दूना 22, 1/2 का मतलब होता है आपका 50% होता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था वो DI का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, देख सकते हैं 53 से 57 तक ये दिया हुआ था यहाँ पर, जो कि आपको सवाल दिया हुआ था, ठीक है। मैं इसको अपने कॉपी पर डायग्राम बनाया हूँ, क्योंकि इसमें घिचिर बिचिर ढेर हो गया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाते जाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये आयात और निर्यात का दिया हुआ है, ठीक है। आयात और निर्यात का यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, ठीक है। विगत वर्षों में किसी कंपनी द्वारा आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो अनुपात इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात हो गया, ठीक है। यहाँ पर सन दिया हुआ है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 दिया हुआ है, ठीक है। ये 0.6, 0.8, 0.3, 1.2, 1.5, 0.9 और ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं समझने के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। 60/100, 80/100, ताकि इजी हो जाए सवाल, ठीक है, समझने में। ये हो जाएगा 120/100 और 150/100, ठीक है। अब देखिए अगला एक पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, कि किस वर्ष कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी किस कंपनी का निर्यात
के अनुपात जो था, निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, यानी आयात कहाँ न्यूनतम था, किस वर्ष। तो देखिए 0.6, 0.8, 0.6, 0.8, 0.3, ये तो एक से ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ये देखिए 0.3 वाला जो है सबसे कम है, यानी कब है, 2003 में। तो 2003 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या आया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2003 से 2000 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा कि 2003 से 2004 के बीच में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आयात में। भैया आयात और निर्यात का आपने क्या दिया है, रेशियो दिया है, और आप पूछ रहे हैं आयात में प्रतिशत वृद्धि। तो ये कैसे होगा, ये जो दिया हुआ है ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। आप ये पूछते कि आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी अनुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो सवाल सही होता है। तो उस हिसाब से आप जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं दी गई है, ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू दी गई है या परसेंटेज वैल्यू दी गई है, तो उस हिसाब से यह हल डेटा अपर्याप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि यदि 2004 में आयात 240 करोड़ रुपया है और वर्ष 2004 और 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 रुपया करोड़ था, तो 2005 में आयात कितना था। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि देखिए ये कह रहा था क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप समझिए, ये कह रहा है कि 2004 में आयात 250 करोड़ है। ठीक है, अब ये देखिए 2004 हो गया, इसको हमने 120/100 लिख दिया है, यानी कि ये क्या है, आयात है, ये निर्यात है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 120 की वैल्यू कितना दिया है, यह दिया है 240, तो एक की वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 दूना 24, यानी 2 निकल जाएगा। तो 2004 में अगर हम निकालेंगे ये अपना निर्यात, तो कितना होगा, तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 × 2 यानी कि 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बतिया कह रहा है कि 2004 और 2005 में कुल मिलाकर निर्यात 500 रुपया है। तो 2004 में निर्यात 200 रुपया है, टोटल 500 रुपया है, तो 2005 का निर्यात कितना होगा, 2005 का निर्यात घटा देंगे तो अपना 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा। 300 आ जाएगा, 200 और प्लस ये 2005 का बराबर 500, तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया, जो है कि आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 2005 में आयात कितना था, ये तो निर्यात निकल गया, आयात कितना था। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो 100 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हमसे पूछा है क्या, निर्यात पूछा है, तो निर्यात क्या हो जाएगा, 150 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात और आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक था, यानी जो निर्यात था वो आयात से कितना था, अधिक था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, आयात और निर्यात का अनुपात निकालेंगे। कुछ लोग कहेंगे क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, अरे भैया हम ऐसे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, तो हम निर्यात और आयात का अनुपात नहीं निकालेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आयात और निर्यात का अनुपात क्या है, 1 से हमेशा कम है। तो ग्राफ में अगर देखेंगे कहाँ कहाँ 1 से कम है, तो यहाँ कम है, ठीक है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 बार जो है कि कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बार। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपया था, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। ठीक है, अब देखिए 2002 में आयात बटा निर्यात 80/100 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आयात कितना था, इसका आयात 260 करोड़ था, यानी 80 की वैल्यू 260, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल देंगे, यहाँ पर देखिए 80/100, 2002 में आयात और निर्यात का अनुपात 80/100 हो गया। 80 का वैल्यू 260 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है इसका ये निर्यात का पूछ रहा है, तो निर्यात नीचे होता है यानी 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो कट पीट के 325 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था यूपी पुलिस का जो है कि 17 तारीख को सेकेंड शिफ्ट का सवाल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अगले जो शिफ्ट हुआ था उसका मैथ का क्वेश्चन करने वाला हूँ।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा भी आप लोगों को लाभदायक हो, हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।